नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका आज जो प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम था और इस एग्जाम में जो भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उसका हम लोग आज के इस सत्र में चर्चा करने वाले हैं, उसका विश्लेषण करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सत्र को। और आपको ध्यान रखना है कि जिस सेट को हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो है सेट डी, यानी कि सेट डी में जो इंडियन पॉलिटी के जो नंबरिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्वेश्चंस की नंबरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं सत्र को, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए हैं। सेट डी में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पॉलिटी का ही था। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। काफी आसान क्वेश्चन, परिसीमन को कई बार जो है हमने पढ़ा है, करेंट अफेयर्स में पढ़ा है और ऐसे भी जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं वहाँ पर भी परिसीमन को डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पर इसका आंसर सभी को पता ही होगा, डी होगा 4 बार। आप देखोगे 1953 में, फिर 1962 में, फिर 1972 में और फिर 2002, 4 बार जो है आप देखोगे परिसीमन आयोग गठित किया गया है। आंसर क्या होने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 बार। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सभी ने किया भी होगा। आइए देख लेते हैं सेट डी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी पॉलिटी का है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि 8वीं अनुसूची की बात हो रही है और जिस संशोधन की बात हो रही है उसके द्वारा जो है 3 भाषा को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, उसे क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में डाला गया। तो यहां पर आप देखोगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 और 3, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। और ये भी आसानी क्वेश्चन है, आप 8वीं अनुसूची को पढ़ते हैं, पहले इसमें कितनी भाषाएं थी, कौन कौन से अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया, ये काफ़ी इजी है, इसको आप लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो अभी तक 2 क्वेश्चन हमने देखे हैं, आपने देखा होगा कि दोनों क्वेश्चन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। कोई भी जो स्टूडेंट जिसने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा होगा, बुक्स को पढ़ा होगा, क्लास नोट्स को पढ़ा होगा, उसके लिए ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं था। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और पूछे जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब यहां पर आप देखोगे 3 कथन है, देख लेते हैं। पहला कथन क्या है, नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के 9 यानी कि 9A में दी गई हैं। तो ये कथन तो पूरी तरीके से सही है। आप सभी को पता है कि जो नगर पालिकाओं की शक्ति के बारे में चर्चा है वो संविधान का भाग यानी कि पार्ट 9A वहां पर दिया गया है। तो इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ पर जो पहला कथन है क्या है वो सही है। बी को हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर एलिमिनेट, बाकी और कोई ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट नहीं होगा। देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। बिल्कुल सही, भाग 18 किसकी बात करता है, आपात उपबंधों की। तो जो भी आपात उपबंध हैं यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है या फिर जो राष्ट्रीय शासन लगता है, उन सभी के बारे में आपको भाग 18 में जो है, या फिर वित्तीय आपातकाल है, उस सभी के बारे में भाग 18 में चर्चा किया गया। उनके अनुच्छेदों से जुड़े हुए सारे बातें भाग 18 में है। तो बिल्कुल ये कथन भी क्या है, सही है। दूसरा कथन भी यहाँ पर क्या है, सही है। तो जब दूसरा कथन सही है तो यहाँ पर आप सी को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट। दूसरा कथन यहाँ पर सही आया है। अब यहाँ पर एक चीज तो है, या तो इसका आंसर ए होगा या फिर क्या होगा, डी। देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। बिल्कुल ये कथन भी क्या है, पूरी तरीके से सत्य है, यानी कि आंसर क्या निकल के आया आपका, ऑप्शन नंबर डी। और अगर आपने जो शुरुआती चीजें हैं पॉलिटी की कि भाग कितने हैं, है ना, तो भागों के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग भाग से।
और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग डिस्कस भी करते हैं क्लास में। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक हमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जिसमें आप फंस सकते थे अगर आपने पॉलिटी को सही तरीके से पढ़ कर गए हैं। तो बहुत ही बेसिक चीज़ों से शुरुआती क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं और यहाँ पर जो सूचियां हैं उनको टारगेट करके क्वेश्चन बनाया गया है। ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है क्या है, अंतरराज्यीय संघरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है, ये इसका आंसर होगा। आपको ध्यान में रखना है ये जो अंतरराज्यीय संघरोध है यानी कि इंटर स्टेट क्वारंटाइन इसको बोलते हैं, वो संघ सूची की संख्या जो 81 है वहां पर जो है इसको लेकर के चर्चा किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जरूर ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता था क्योंकि सूचियों को इतने गहराई से कोई पढ़ करके नहीं जाता, और जाता भी है तो कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं उसको देख करके जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस सूची में है। तो जरूर ये क्वेश्चन जो है आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इसमें कुछ बातें जो हैं टफ थी, इसको करना जो है कई स्टूडेंटों के लिए टफ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था सेट डी का। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार, काफी दिनों से इसकी चर्चा हो ही रही थी करंट अफेयर्स में भी, निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसका आंसर आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 21। तो निजता का अधिकार, जो जीवन जीने का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आता है, उसके अंतर्गत ही ये है। तो आर्टिकल 21 के दायरे को और बढ़ाया गया किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और बार बार जो है निजता का अधिकार आप देखोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमेशा इंपॉर्टेंट ये रहता ही है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्योंकि बार बार जो इस पर ये चर्चाएं करंट अफेयर्स में भी होती रहती हैं, और जब आर्टिकल 21 पढ़ते हैं तो भी हम लोग उसके एक्सपेंशन को देखते हैं, तो वहां पर हम लोग ये सब पढ़ते हैं। तो आप देखोगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के कर्तव्य कौन से हैं। यानी कि सीडीएस के कर्तव्यों को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, और पूछा क्या जा रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आप देखोगे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कार्यों को लेकर के क्या किया गया है, पूछा गया है। पहला कथन क्या है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष हैं, बिल्कुल ये सही है। यहां पर आप देखोगे दूसरा कथन क्या है, तीनों सेवा प्रधानों यानी कि सर्विसेज चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग करना। ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, सीडीएस का ये कार्य नहीं है। अगर आपने सीडीएस के कार्यों को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये कार्य सीडीएस के कार्यों में नहीं लिखा गया। तो यहां पर आप देखोगे जो दूसरा कथन है वो तो सीडीएस के कर्तव्यों में नहीं आता है, यानी कि जहां पर 2 है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एलिमिनेट। अपना आंसर जो है यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है, ए भी एलिमिनेट है, बी भी, और यहां पर आप देखोगे सी भी। आंसर निकल करके आ गया है डी। लेकिन तीसरे कथन को भी हम लोग देख लेते हैं और वो सही ही होगा। क्या है, सभी तीनों सेवाओं ट्राई सर्विसेज के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार, तो वो होता ही है जो रक्षा मंत्री का प्रधान सैन्य सलाहकार। तो यहां पर पहला और जो तीसरा है वो तो सही है, दूसरा गलत है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी अगर आपने सीडीएस के कार्यों को पढ़ा होगा तो आसानी से इसको आप क्या कर सकते थे, बता सकते थे। और क्वेश्चन नंबर 7 उसका आंसर निकल के आया आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा। तो बस एक पॉइंट अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से इसके आंसर को ला सकते थे। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और एक्सपेक्टेड था कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर लोकसभा में जो आचार समिति है उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। और यहां पर आप देखोगे 3 कथन दिए गए हैं और पूछे जा रहा है कि नीचे दिए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।
तो आप देखोगे सही कौन सा है। पहला क्या है कि प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी, तदर्थ समिति थी। तो इसके लिए आपको, अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा आचार समिति के बारे में, तो आपको पता होगा कि 13वीं लोकसभा के दौरान जो है मई 2000 में लोकसभा में पहली आचार समिति का गठन हुआ था। और आप देखोगे 16वीं लोकसभा के दौरान जो है, जो लोकसभा के नियम होते हैं उसके द्वारा 2015 से इसे जो है अस्थाई समिति का दर्जा दिया गया। यानी कि शुरुआती दौर में जब ये पहली बार लोकसभा में गठित किया गया था 13वीं लोकसभा में, तो ये कैसा समिति था, एक तदर्थ समिति के रूप में इसको बनाया गया था। और आगे चल करके 16वीं लोकसभा में इसे क्या बनाया गया, अस्थाई समिति। तो यहां पर जो पहला कथन है वो क्या है, आपका सही है। पहला कथन जो है सही है। तो पहला कथन सही है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, केवल यहां पर एक शब्द यूज किया गया, केवल। केवल कोई लोकसभा सदस्य। आपको ध्यान में रखना है कि आचार समिति के पास कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर किसी लोकसभा के सदस्य के बारे में शिकायत करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन वो किसके माध्यम से कर सकता है, लोकसभा के सदस्य के माध्यम से ही कर सकता है। तो लोकसभा के सदस्य तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि किसी लोकसभा सदस्य के बारे में उसके पास एविडेंस है, लिखित एविडेंस है, पुख्ता एविडेंस है, तो वो क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है उस लोकसभा सदस्य के बारे में। लेकिन शिकायत करने के लिए उसको क्या करना होगा, दूसरे लोकसभा सदस्य के द्वारा ही वो क्या कर सकता है, ऐसी शिकायत कर सकता है। लेकिन आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ केवल। केवल शब्द के कारण जो है ये कथन क्या हो जा रहा है, गलत। क्योंकि यहां पर कोई भी व्यक्ति किसी लोकसभा सदस्य के माध्यम से किसी दूसरे लोकसभा सदस्य के बारे में शिकायत आचार समिति में कर सकता है। ये जो है आपका कंसेप्ट है। तो यहां पर आप देखोगे कि जो दूसरा कथन है वो यहां पर क्या हो जा रहा है, गलत। और आप देखोगे कि दूसरा कथन अगर गलत है तो एलिमिनेट कर देते हैं ए भी और यहां पर डी भी। आंसर निकल के आ गया हमारा 10 का सी। और देखो तीसरा कथन क्या कह रहा है, यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है, मतलब पहले से ही कोर्ट में लंबित है, यहां पर उस पर चर्चा कोर्ट में हो रही है। तो यहां पर आप देखोगे तीसरा कथन सही है। यानी कि आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का क्या निकल के आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। काफी अच्छा क्वेश्चन था और एक्सपेक्टेड था। सभी लोगों ने इसको बताया भी था कि इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा आचार समिति को। ये काफी इंपॉर्टेंट तरीके से इंपॉर्टेंट बन चुका था कुछ इवेंट्स के कारण। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी। और यहां पर आपको दिया गया है पहला परिवर्धन, दूसरा परिवर्तन और तीसरा निरसन। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अगर आप अनुच्छेद 368 को एक बार पढ़ें तो वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि संसद क्या कर सकता है, संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकता है। किसके माध्यम से, या तो उसमें वो कोई चीजें जोड़ सकता है ना, परिवर्धन, उसमें परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन और निरसन, उसे हटा भी सकता है। तो ये तीनों माध्यम से वो क्या कर सकता है, संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकता है। तो बहुत ही इजी था ये, बस डिटेल से जिसने ध्यान से पढ़ा होगा पॉलिटी को वो इसको भी पूरी तरीके से सही करके आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देखोगे इसका आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सीधे सीधे आपको ध्यान में रखना था कि अगर आपने 368 को पढ़ा है, अनुच्छेद 368 को, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। और धन विधेयक यहां पर पूछा गया, और धन विधेयक हमेशा से ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहा है और काफी इजी ही क्वेश्चन पूछा गया, कोई बहुत ही बनावटी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, काफी इजी स्टेटमेंट है यहां पर धन विधेयक को लेकर के। देख लेते हैं,
संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक है, 4 कथन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमें क्या करना है, चुनना है। देख लेते हैं पहला कथन क्या है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 109 धन विधेयक को कैसे पास करना संसद से, उसके बारे में बातें करता है। तो बिल्कुल सही, पहला कथन तो यहां पर सही है। अच्छा, पहला कथन सही है, बी को हम लोग कर देते हैं पहले ही एलिमिनेट। अच्छा रहेगा, जितना एलिमिनेट कर देंगे उतना ही आसानी से आंसर दिखने लगता है। ये स्ट्रेटजी हमेशा अपनानी चाहिए। दूसरा क्या है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी यहां पर सही है। जब दूसरा कथन सही है तो ठीक है, अभी दूसरा कथन सही है तो डी को एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। डी को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट। अब बच गया 2 हमारे पास, या तो ए होगा या फिर क्या होगा, सी। देख लेते हैं तीसरे कथन को। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही ना, अनुच्छेद 109 यही तो बात यहां पर कह रहा है। तो यहां पर आप देखोगे सी थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही है कि धन विधेयक एक बार लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा विधेयक को अनुमोदन दे सकती है, उसमें परिवर्तन के सुझाव दे सकती है, मानना या ना मानना लोकसभा के ऊपर है, लेकिन वो इसको अस्वीकार नहीं कर सकती, ये पावर उसके पास है ही नहीं। तो सी जो है थर्ड जो आपका ऑप्शन था वो भी क्या है, यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं फोर्थ को देख लेते हैं। फोर्थ क्या है, आंसर हमें पता चल चुका है, ये ए भी एलिमिनेट हो गया, आंसर हमें पता चल चुका है क्या आपका सी क्या होगा, इसका आंसर होगा। लेकिन तब भी हम लोग फोर्थ पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। फोर्थ क्या है, राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। बिल्कुल नहीं, ठीक है, यहां पर यह कथन ऐसे ही गलत है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो धन विधेयक से एक इजी क्वेश्चन पूछा गया है और धन विधेयक को आपने पढ़ा है, आर्टिकल 109 को पढ़ा है, 110 को पढ़ा है, तो आप आसानी से इसको कर सकते थे। इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बहुत ज्यादा घुमावदार हो, एकदम स्ट्रेट पॉइंट्स जो है धन विधेयक के बारे में यहां पर कहे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर क्या निकल के आया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो अभी तक हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप आसानी से कर सकते थे। पॉलिटी में ऐसा कोई, हाँ, 1-2 क्वेश्चन हमने देखा कि जहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ सकता था, जहां पर आपको जो है सोचना पड़ सकता था बहुत ज्यादा, और बहुत लोग गलती भी वहां पर किए होंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। और यहां पर जो है पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में एनईसी अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया। देखिए, पूर्वोत्तर पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है उसके विकास को लेकर के, और इसलिए यहाँ पर जो है पूर्वोत्तर परिषद जो है इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, और यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन बना ही दिया। और यहाँ पर आप देखोगे कि बात हो रही है जो एनईसी अधिनियम में 2002 में संशोधन किया गया था, और खास करके परिषद में जो है सदस्यों को लेकर के जो वहां पर बातें कही गई थी, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है, संगठक राज्य के राज्यपाल, यानी कि जो पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य राज्य हैं उनके राज्यपाल होंगे इसमें, जरूर ये सही है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है, घटक राज्य के मुख्यमंत्री, ये भी सही है, वो भी इसके सदस्य होंगे। और तीसरा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य, ये भी जो है संशोधन में लिखा गया है ना। गृह मंत्री के बारे में यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं है, इसको आप लोग हटा दीजिए। फोर्थ को हटा दीजिए, आंसर आपके सामने है, फोर्थ हटा दीजिए, बी हटा, सी हटा, डी हटा, आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर ए। तो जो संशोधन किया गया था 2002 में, उसमें जो है कहा गया कि जो इसके सदस्य राज्य हैं उनके राज्यपाल इसके मेंबर होंगे, जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके मेंबर होंगे, और जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है 3 सदस्य जिनको वो नॉमिनेट करेंगे, नाम निर्दिष्ट करेंगे, वो इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। और सदस्यों को लेकर के ही, है ना, किन किन सदस्यों को शामिल किया गया, ये ध्यान रखना है, किन किन सदस्यों को शामिल किया गया, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या निकल के आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूं ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आने का पूरा संभावना था और आया भी एक क्वेश्चन।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो है इससे क्वेश्चन बनने का पूरा चांस तो था ही, और यहाँ पर क्वेश्चन आया भी है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। स्टेटमेंट 1 क्या है, ये क्या कह रहा है, ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में साफ साफ कहा गया है कि जो सेंसस होगा, जो सेंसस होने वाला है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, उसके बाद ही फिर इस पर जो है आगे बढ़ा जाएगा। तो ये कह देना कि ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी हो जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। सेंसस होगा, सेंसस के बाद जो डेटा आएंगे, उसके बाद जो भी अगर परिसीमन होती है ना, तो परिसीमन होगा, और परिसीमन के बाद फिर जो है इसको लागू किया जाएगा। तो 18वीं लोकसभा जो अभी गठित है, वहां पर जो है इसके लागू होने का कोई चांस नहीं है। पहला स्टेटमेंट जो है यहां पर क्या होगा आपका, गलत। तो पहला गलत है ना, आंसर आपका सामने में है। बस देखिए कितना अच्छा, इस बार जो है ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये स्टेटमेंट गलत है, आपके सामने जो है इसका उत्तर जो है मिल गया। आंसर तो इसका सी ही होगा, चाहे कुछ भी हो, है ना। और आप देख भी लीजिए स्टेटमेंट को, अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए परिवर्तन में रहेगा, बिल्कुल सही। तीसरा क्या है, इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थान आरक्षण के उपबंध हैं। तो जो सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं, उनके अंदर भी अनुसूचित जाति के महिलाओं को क्या दिया जाएगा, इसमें आरक्षण देने की बात कही गई है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप ऐसे भी देखो तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आपको पता है कि पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि आपको बस एक ही चीज याद रखना था, कहा गया था क्या कि सेंसस होगा, यानी कि जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद ही जो है इसको लागू किया जाएगा। तो बिल्कुल ये 18वीं लोकसभा में तो प्रभावी नहीं हो पाएगा ये चीजें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया कि 18वीं लोकसभा से ये प्रभावी हो जाएगा, तो इसीलिए गलत है। आंसर क्या निकल गया क्वेश्चन नंबर 21 का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। और बेसिक क्वेश्चन है, रिट से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, और यहाँ पर प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। बस जहां पर भी प्रतिषेध यानी कि रोकने की बात हो रही है उसको हमें देखना है। अच्छा, ए और बी तो यहाँ पर ऐसे ही एलिमिनेट है, अगर आप देखोगे तो, है ना। निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए, इसका क्या होगा, सुटेबल आंसर। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है उसका आंसर आपको आएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना है। आपने प्रतिषेध रिट को पढ़ा है, क्यों, किस लिए और किसके खिलाफ जो है इसको जारी किया जाता है, बस ये अगर आपको पता है, इसका आंसर आपकी आंखों के सामने है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर जो है आप देखोगे कि 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। अनुसूचित जाति, यहां पर राज्यपाल नहीं, आप सभी को पता है क्या होता है, राष्ट्रपति, याद रखिएगा राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं ना, तो राज्यपाल यहां पर क्या है, गलत है, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो हो गया आपका गलत, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, तो यहां पर इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, 1 और 2, और इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। आंसर या तो बी होगा या फिर डी होगा, डिसाइड करेगा स्टेटमेंट नंबर 2। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो, बिल्कुल सही बात है। आप किसी एक राज्य में हो सकता है कि आपको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ हो, किसी दूसरे राज्य में हो सकता है कि आपको अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला हुआ हो, ये हो सकता है ना। तो ये जो कहा जा रहा है किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो, ये कथन बिल्कुल क्या है, सही है, यानी कि डी भी इलिमिनेट हो गया। इसका आंसर निकल के आया आपका ऑप्शन नंबर बी।
जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। काफी अच्छा क्वेश्चन था, अनुसूचित जनजातियों को लेकर के लगातार चर्चाएं हो ही रही थी और ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था कि अनुसूचित जाति से कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पर अगर आप करंट अफेयर्स को भी पढ़ते चल रहे हैं और करंट अफेयर्स को अपने सब्जेक्ट से जोड़ करके आपको देखना आता है तो कोई अचंभा नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं और आसान ही क्वेश्चन पूछे हैं। कोई भी इसमें भी आप देखोगे घुमावदार बातें नहीं है जिसमें आप फंस कर रह जाएं। ठीक है, तो 24 में क्या है आपका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और देखा जाए तो दो कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तो क्या है, प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समकक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। प्रधानमंत्री की ओर से, यही जो है बात, ये स्टेटमेंट को क्या कर देता है गलत। केंद्रीय वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की ओर से नहीं, सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर हो रहे हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है गलत है। दूसरा क्या है, केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है ना, राष्ट्रपति के अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती है, तो बिल्कुल यहां पर यह कथन सही है। तो 25 में आप देखोगे पहला कथन तो गलत है, पढ़ते ही समझ में आ गया। दूसरा कथन सही है, फैक्ट है, ये सही है। यानी कि आंसर निकल के क्या आया आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर क्या है बी। इसको हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर निकल के तो वैसे आ ही गया है बी। तो 1 अगर आप गलत है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो 1 को आप हटाइए, है ना। यहाँ पर जो है सी को हटाइए और यहाँ पर जो है ये आंसर जो है कोई एक होता, आंसर निकल के आया यहाँ पर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। लोकसभा का अध्यक्ष, है ना। चुनाव का मौसम है, लोकसभा पार्लियामेंट को हम लोगों ने कहा था कि पार्लियामेंट को ठीक से पढ़ करके जाने के लिए, और वैसे ही लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं परिसीमन से, तो कहीं पर अनुसूचित जनजाति से, और देखिए यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष से क्वेश्चन है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है, अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का जो संकल्प है वो क्या है, विचाराधीन है। तो आप सभी जानते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या है, वह पीठासीन नहीं होगा या होंगी, बिल्कुल सही बात है। जब संकल्प विचाराधीन है उनको हटाने का, तो उस दौरान वो जो है पीठासीन अधिकारी, उसको हम नहीं मानते हैं, उसके पद पर वो नहीं रहते, नॉर्मल मेंबर की तरह वो वहां पर जरूर रहते हैं। तो पहला तो यहां पर क्या है, नहीं होगा, ये सही है ना। ये यहां पर क्या है, आप देखोगे कि सही है। तो पहला कथन जो है क्या है, सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहां पर सी में पहला कथन नहीं है तो उसको इलिमिनेट कर देते हैं। चलिए, हम 3 ऑप्शन में ही हमारा एक आंसर होगा। दूसरा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। देखिए याद रखिएगा, पीठासीन अधिकारी यानी कि मान लीजिए लोकसभा का जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, उसको हटाने के लिए क्या आप लेकर क्या है संकल्प, तो वो पीठासीन अधिकारी तो नहीं होगा, लेकिन मैंने अभी भी कहा कि वो नॉर्मल सदस्य के रूप में जरूर वहां पर क्या कर सकता है, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। एक नॉर्मल मेंबर, लोकसभा का जो मेंबर है, वो किसी मुद्दे पर बोल सकता है, जरूर उसे बोलने का अधिकार होगा। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, ये क्या है, गलत है। वो अपने विचार रख सकता है। दूसरा क्या हो गया, गलत। दूसरा जैसे ही गलत हुआ, मैं आपको कह रहा हूं एलिमिनेट कीजिए, आपको जो है समझ में आ गया आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन फिर भी ऑप्शन जो थर्ड स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं, क्या है, वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का ही हकदार नहीं होगा। बिल्कुल गलत बात है। एक नॉर्मल सदस्य लोकसभा का वो क्या कर सकता है, किसी भी संकल्प पर क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है, ये अधिकार उसको होगा। बस कौन सा अधिकार नहीं होगा कि जब मत बराबर हो जाएंगे तो पीठासीन अधिकारी के रूप में जो एक्स्ट्रा मत देता है वो नहीं दे पाएगा। वो अब नॉर्मल सदस्य है, बस नॉर्मल सदस्य की तरह वो क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो वो विचार रख सकता है, अपना मत भी रख सकता है। तो दोनों कथन यहां पर गलत हैं, ऐसे भी आ गए। एलिमिनेट कर देते तो भी आंसर निकल के आता केवल 1।
तो याद रखिएगा 43 का आंसर क्या होगा आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कुछ लोग कंफ्यूज भी इसमें हुए होंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस भाई, ये जो आपने पढ़ा है उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये होता है तो होता है, तब जाकर के आप पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते थे। तो 43 का आंसर क्या निकल के आया आपका, ऑप्शन नंबर ए। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। और क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, पूछा जा रहा है निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। चुनाव का मौसम है, ऐसे क्वेश्चंस के आने के पूरे चांसेस थे। पार्लियामेंट को पढ़ करके ठीक से जाने के लिए कहा गया था, और ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं उसी चैप्टर से है। लोकसभा का विघटन, उसका असर जो है, जो पेंडिंग वगैरह बिल है उस पर क्या पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। बिल्कुल सही है, लोकसभा में लंबित है, विघटन हो चुका, तो वो क्या होगा, व्यपगत, समाप्त हो जाएगा। पहला तो यहां पर क्या है, सही है। अच्छा, पहला सही है तो आप देखोगे कि जब पहला सही है तो इलिमिनेट करते हैं ना, यहां पर 2 और 3 और ये भी इलिमिनेट हो गया। ए और बी में से कोई आंसर होगा हमारा, ए और बी में से आंसर होगा। एक बात तो और पता चल गया कि थर्ड जो है यहां पर गलत है, देख लेते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, देखें, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। बिल्कुल, लोकसभा ने पारित किया है लेकिन अभी राज्यसभा ने पारित नहीं किया, राज्यसभा में वो क्या है, लंबित है, और लोकसभा विघटित हो गई, तो क्या होगा, वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। दूसरा भी यहां पर क्या है, सही है। तो दूसरा सही है, ए तो एलिमिनेट हो गया, आंसर हमारा निकल के हमारे सामने है। जाने की जरूरत ही नहीं थी तीसरे स्टेटमेंट में एग्जाम हॉल में, है ना। आंसर आपका बी है तो है। और देख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 को भी, क्या है, कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है, व्यपगत नहीं होता है, क्योंकि विघटन से पहले संयुक्त अधिवेशन बुलाने को लेकर के आदेश राष्ट्रपति ने दे दिए हैं। विघटन होने के बावजूद वो जो विधेयक है वो व्यपगत नहीं होगा। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। आंसर निकल के आया 1 और 2। लेकिन समय बचाने का तरीका, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, और मैं हर क्वेश्चन में ये देख रहा हूं कि जब हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं, आंसर हमारे आंखों के सामने है, आंसर हमारे आंखों के सामने, ऐसा बहुत कम होता है। तो यहां पर आप देखोगे आंसर निकल के आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 44, आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पॉलिटी का है, सेट डी में, बाकी सेटों में कहीं और उसका रैंक होगा, देख लेते हैं। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। बिल्कुल पार्लियामेंट टॉपिक, और वहीं से ये क्वेश्चन आया है। मैं बार बार कह रहा था क्लास में भी, और कि पार्लियामेंट को अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना ही होगा। चुनाव का मौसम है और क्वेश्चन वहां पे टारगेट किया जाएगा। और देखिए, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्री परिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पर काम करता है, उन विषयों को छोड़ करके जहां पर उसे डिस्कशन यानी कि विवेकाधीन अधिकार हैं। इस मामले में उसके पास कोई विवेकाधीन अधिकार नहीं, याद रखिएगा। तो यहां पर यह कहना कि सत्रावसान के लिए मंत्री परिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है, ये क्या है, यहां पर आप देखोगे कि गलत है, ये सरासर गलत है। पहला स्टेटमेंट कॉन्फिडेंटली ये क्या है, गलत है, और पहला स्टेटमेंट गलत है। एलिमिनेट कीजिए केवल 1 को, क्योंकि वो गलत है, और बी को। ठीक है, आंसर अब 2 में से होगा, या तो सी या तो डी, सी या तो डी। देखते हैं, सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, बिल्कुल सही। किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। कहने का मतलब यह है कि जरूर हमने देखा है कि संसद सत्र में है, जब सत्र का काम पूरा हो गया तो उसे क्या है, पीठासीन अधिकारी क्या करते हैं, उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित करते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं, सत्रावसान कर देते हैं। ये प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर कोई रोक नहीं है राष्ट्रपति पर।
वो चलते हुए सत्र को, जो सत्र में है उसे भी क्या कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं। ये कोई रोक नहीं लगाई गई है। जनरली ट्रेंड क्या है, जब सत्र का काम खत्म हो गया फिर वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित होता है ना, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, सत्रावसान का आदेश जारी करते हैं। लेकिन बीच में भी वो क्या कर सकते हैं, चलते हुए सत्र में भी क्या कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, सही। अब दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, देख लेते हैं। तीसरे स्टेटमेंट को जाना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है। अच्छा, यहाँ तो एलिमिनेट हो गया ना, केवल 3, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। आंसर हमारे आंखों के सामने है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन देख लेते हैं तीसरे स्टेटमेंट को, क्या है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही किया जाता है। बिल्कुल असाधारण परिस्थितियां हैं, कोई किसी के पास बहुमत नहीं है, विपक्ष के पास ही बहुमत नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में हो सकता है कि राष्ट्रपति क्या करें, अपनी विवेक से उसका विघटन कर दें। लेकिन जनरली अगर विशेष परिस्थितियां नहीं हैं तो मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही वो क्या करेंगे, उसको, है ना, विघटन परामर्श से किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर तीसरा कथन भी क्या है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और ऐसे भी ये एलिमिनेशन मेथड से भी आ चुका था। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर क्या निकल के आया आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो आप देखोगे ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि अगर हम एनालिसिस करें अंतिम में कि पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे थे, पहली बात तो ये क्लियर था कि इस बार चुनाव का समय है, यानी कि पार्लियामेंट जो चैप्टर है उस पर फोकस किया जाएगा और वहां से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, 1-2 क्वेश्चंस ही फंसने वाले थे जो आपको जरूर फंसा सकते थे, लेकिन अगर देखा जाए तो 90 से 95% क्वेश्चन, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं उस टॉपिक को लेकर के, आपने पढ़ रखा है ठीक तरीके से, तो एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको दिखाया, एलिमिनेट कर करके भी आंसर आ जा रहे थे। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगने वाला था कि नहीं, बहुत सारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जो बहुत घुमावदार है, जो आपको फंसा रहा है कहीं ना कहीं पर। बस आप जो पढ़ें उस पर आपका क्या होना चाहिए था, कॉन्फिडेंस। तो क्वेश्चंस तो मोर एंड लेस इजी ही माना जाएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो क्वेश्चन टफ है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सारे के सारे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन है जो कि लग ही रहा था कि वहां से क्वेश्चन टारगेट करेगा कौन, यूपीएससी। तो मुझे लगता है कि पॉलिटी में काफ़ी अच्छा स्कोर लोग करेंगे। कम से कम 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी जिसने भी ठीक से पढ़ाई की होगी वो अच्छा स्कोर यहाँ पर करेंगे। बाकी देखने वाली बात है कि आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं। मेरी तरफ से सभी को यहाँ पर क्या है, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक है, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखते रहिए, और भी जो विषय हैं उनके भी जो परिचर्चा है वो आपके सामने आएंगी। तो मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।